मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं। मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? ये इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा है? जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? हमारे को बांध कर लेके आए, हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ लगा के लेके आए, और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते। वही बिस्कुट वगैरह, ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। अमेरिका से 100 से अधिक भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया गया है। ये लोग वहां अवैध रूप से रह रहे थे। डिपोर्ट करने का वीडियो सामने आया है। इसमें जो कुछ दिख रहा है, जिस तरह से इन्हें वापस भेजा गया है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरीके को अमानवीय बताया जा रहा है। भारत में भी इस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिर मिल्कीपुर उपचुनाव, यूजीसी ड्राफ्ट के विरोध पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के संबोधन की। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K, toothpaste for sensitive teeth। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को राज्यसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा? 5 खास बातें जानिए। हम संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हैं। यूसीसी इसी मूल भावना के अनुरूप है। संविधान निर्माता भी यूसीसी के पक्ष में थे। कांग्रेस ने अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला। मजरू सुल्तानपुरी को कविता लिखने के चलते जेल भेजा। देवानंद ने इमरजेंसी का समर्थन नहीं किया तो उनकी फिल्में दूरदर्शन से बैन की गई। हमारे सीमावर्ती गांवों को बैकवर्ड विलेज कहकर छोड़ दिया जाता था। हमने सीमावर्ती गांवों को फर्स्ट विलेज बनाया। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा दूसरों की लकीर छोटी करने के कारण हुई है। अब देखिए प्रधानमंत्री के संबोधन की कुछ झलकियां। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आप देश चैन की सांस ले रहा है और ऊंची उड़ान भी भर रहा है। कांग्रेस के लाइसेंस राज और उसकी कुनीतियों से बाहर निकलकर हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। लाइसेंस राज की नीतियों ने भारत को दुनिया की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर में धकेल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कमजोर वृद्धि दर को, इस विफलता को दुनिया में किस नाम से कहने की शुरुआत हो गई? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने लगे। एक समाज का पूरा अपमान, विफलता सरकार में बैठे हुए लोगों की, काम न करने के सामर्थ्य बैठे हुए लोगों का, समझ शक्ति का अभाव बैठे हुए लोगों का, दिन रात भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का, और गाली पड़ी एक बहुत बड़े समाज को, हिंदू ग्रेट ऑफ ग्रोथ। अब दिन की बड़ी खबर पर चलते हैं और उसके लिए सबसे पहले देखिए ये वीडियो।
ये वीडियो अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने शेयर किया है। वीडियो 104 भारतीयों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए जाने का है। हमने आपको 5 फरवरी के ललन टॉप शो में बताया ही था कि इन्हें लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा था। अब इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं और इन्हीं डिटेल्स में वीडियो भी शामिल है। इसमें देखा जा सकता है कि इन लोगों के हाथ पैर बेड़ियों में जकड़े हुए थे। वीडियो शेयर करते हुए माइकल बैंक ने लिखा, अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल USBP ने अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा। ये अब तक की सबसे लंबी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी, जिसके लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। ये मिशन अवैध प्रवासियों को निष्कासित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। आप अवैध रूप से सीमा पार करते हैं तो आपको वापस भेजा जाएगा। फ्लाइट भारत आई, ये वीडियो सामने आया। इधर देश में संसद सत्र चल रहा है। जाहिर है कि इस मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है। विपक्ष के सांसदों ने 6 फरवरी को सदन के बाहर हथकड़ी पहनकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर भेजा, ये अमानवीय है। ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते इतने अच्छे हैं तो भारतीयों के साथ इस तरह का सुलूक क्यों किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह समेत कई नेता शामिल रहे। इसके बाद विपक्ष की तरफ से आए ताबड़तोड़ रिएक्शंस। समाजवादी पार्टी के मुखिया, यूपी कन्नौज से सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को सपना दिखा रही थी कि भारत विश्व गुरु बन गया है, फिर भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार पर सरकार मौन क्यों है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी और ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया। बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया। क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे। बात सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज। सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है। सरकार की तरफ से पक्ष रखा विदेश मंत्री S जयशंकर ने। राज्यसभा में उन्होंने क्या क्या बताया, कुछ खास बातें जानिए। 2012 से लागू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत डिपोर्ट किए जा रहे लोगों को फ्लाइट में बांध कर ले जाया जाता है। टॉयलेट जाने के लिए बेड़ियां खोल दी जाती हैं। अमेरिकी एजेंसी ICE यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने भारत को बताया कि महिलाओं और बच्चों को डिपोर्टेशन के दौरान बांधकर नहीं रखा जाता। अवैध प्रवासियों को वापस लेना ही था। हम डिपोर्टेशन के मामले पर लगातार US की सरकार के संपर्क में हैं ताकि भारतीयों के साथ किसी तरह का अमानवीय व्यवहार ना हो। सरकार पता लगा रही है कि अवैध प्रवास कैसे हुआ। अधिकारियों को कहा गया है कि वो वापस लौटने वाले हर शख्स के साथ बात करें और पता लगाए कि वो अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था आदि। हर देश में लोगों की राष्ट्रीयता की जांच होती है। 2012 से ही ये नियम लागू हैं। अवैध इमिग्रेशन पर अमेरिका ऐसे ही कार्रवाई करता है। पहले भी इस तरह से ही अमेरिका से लोग वापस भेजे गए हैं। ये सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। So the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. जयशंकर ने अमेरिका से अब तक भारत डिपोर्ट किए गए लोगों के आंकड़े भी दिए। 2009 से अब तक का डेटा देते हुए बताया कि 2009 में 734, 2010 में 799,
2011 में 597 और 2012 में 530 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। वहीं पिछले साल यानी कि साल 2024 में 1368 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। पिछले कई साल का आंकड़ा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये तो हुए डिपोर्टेशन पर आए तमाम रिएक्शंस। अब जो लोग डिपोर्ट होकर आए हैं उनकी जुबानी सुनिए कि कैसे कैसे हालातों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ठीक बात है कि किसी भी देश में अवैध रूप से घुसना या रहना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरह लोगों को ट्रैप किया जा रहा है वो भी जानना जरूरी है। हरविंदर की कहानी सुनिए। डिपोर्ट हुए 104 लोगों में से एक हैं हरविंदर सिंह। अमेरिका जाने से पहले हरविंदर और उनकी पत्नी कुलजिंदर दूध बेचकर गुजारा कर रहे थे। उनका 12 साल का एक बेटा और 11 साल की एक बेटी है। एक दिन एक रिश्तेदार ने 42 लाख रुपए के बदले में हरविंदर को कानूनी तरीके से 15 दिनों में अमेरिका ले जाने की बात की। जून 2024 में परिवार ने अपनी 1 एकड़ जमीन गिरवी रख दी। उनके पास कुल उतनी ही जमीन थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ लोगों से ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज भी लिया। हरविंदर से वादा किया गया था कि उनको कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचाया जाएगा, लेकिन एजेंट ने डंकी रूट का इस्तेमाल किया। डंकी रूट उस रास्ते को कहते हैं जिसका इस्तेमाल गैर कानूनी रूप से चोरी छिपे विदेश पहुंचने के लिए किया जाता है। कुलजिंदर बताती हैं कि 8 महीनों तक उनके पति को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता रहा। इस मुश्किल समय में हरविंदर ने कई वीडियो रिकॉर्ड किए और अपनी पत्नी को भेजे। 15 जनवरी को आखिरी बार दोनों के बीच बात हुई। इसके बाद हरविंदर का अपने परिवार से संपर्क टूट गया। कुलजिंदर ने पहले ही गांव की पंचायत में उस एजेंट की शिकायत दर्ज करा दी थी। उन्होंने बताया कि डंकी रूट पर एजेंट ने हरविंदर से कई बार पैसे लिए। आखिरी बार 2.5 महीने पहले सेंट्रल अमेरिका के ग्वाटेमाला में उनसे 10 लाख रुपए लिए गए। अब तक हरविंदर बुरी तरह फंस चुके थे। किसी तरह अमेरिका पहुंचे, जहां से उन्हें अब डिपोर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया 40 घंटों तक हथकड़ी लगाकर रखा गया। पैर जंजीरों से बंधे थे। बार बार आग्रह करने के बाद खुद को घसीटकर वॉशरूम तक जाने दिया गया। अमेरिकी क्रू के लोग शौचालय का दरवाजा खोलकर हमें अंदर धकेल देते थे। पूरी यात्रा के दौरान हमें सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। कुछ अन्य लोगों ने भी वहां से लौटकर क्या अनुभव साझा किए, संक्षेप में सुनिए। तो पहली बात तो यही है कि हमारे को बांध कर लेके आए, हाथ कड़ियाँ लगा के बेड़ियाँ लगा के लेके आए। और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते, वही बिस्कुट वगैरह ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। और 40-50 घंटे हम जहाज में रहे तो बहुत परेशानी आई। तो आपके हाथ वगैरह खोल देते थे खाने वक्त? नहीं, कोई हाथ नहीं थे खोलते, ऐसे बांधे हाथ से खाना पड़ता था। सबको यही बोलेंगे भैया एजेंट के थ्रू मत जाइए, अपना आप देखिए, क्योंकि एजेंट बहुत झूठ बोलते हैं। बोलते कुछ है, होता कुछ है। लीगली जाओ, वीज़ा लगा के जाइए। वीज़ा भी एक बार आप खुद जाके एक बार कंफर्म फिर से कीजिए। वैसे वीज़ा होने के बाद क्यों डिपोर्ट मतलब क्यों नहीं भेजा जाता है, ये तो किसी को अभी तक नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं बताया गया है कि तुम क्यों वापस आए हो। तो ये रीज़न आज अभी भी मेरे लिए हाइड है। आगे ये है कि भैया ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इससे भी गंदे रास्ते हैं, लेकिन वहाँ से भी मत जाइए, क्योंकि काफ़ी जाने जाती है, शूट किया जाता है, अपना माफिया मारता है, सब कुछ किया जाता है। तो ये रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कैसी अमानवीय परिस्थितियों में इन लोगों को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है और इसी तरीके पर लगातार आपत्ति जताई जा रही है। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बच्चों को छोड़कर विमान में सभी को हथकड़ी लगाई गई थी। कुछ महिलाएं रो रही थीं। भारत पहुंचने के बाद उन लोगों को दाल, चावल, रोटी और सब्जी सहित गर्म भोजन की थाली दी गई। बच्चों को बिस्किट, जूस और रंग भरने वाली किताबें दी गईं। ऐसा लगा कि उन्हें कई साल के बाद गर्म और ताज़ा खाना मिला है। कई लोग इस यात्रा के बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे और कई लोग शर्मिंदा थे। उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। डिपोर्ट किए गए लोगों के रिश्तेदारों ने बताया कि अमेरिका जाने के लिए उन्होंने 30 से 50 लाख रुपए खर्च किए थे। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने कहा कि वो 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। वो बैंकों से उन लोगों के ब्याज को माफ करने के लिए कहेंगे जिन्होंने अमेरिका जाने के लिए कर्ज लिया था। अब सवाल यह कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ेगा और भारत कैसे अपने नागरिकों की मदद कर सकता है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि भारत सरकार को इन संबंधों और समझौतों का हवाला देना चाहिए और भारतीयों के साथ हो रहे इस व्यवहार पर आपत्ति जतानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर चुके मानव सचदेवा इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं,
भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े तो डिफेंस, सिक्योरिटी, अंतरिक्ष और समुद्र से जुड़े प्रोजेक्ट्स तो खतरे में पड़ेंगे ही, साथ ही व्यापार को भी नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका में तकनीक, AI और ऊर्जा क्षेत्रों में भारतीयों ने और भारतीय मूल के अमेरिकियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। संख्या में कम होने के बावजूद अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों का प्रमुख योगदान है। इसलिए ये जरूरी है कि अमेरिका मानवीय तरीके से भारतीयों को उनके देश वापस भेजे। मानवाधिकार इंसान होने के नाते मनुष्यों को मिलने वाले कुछ मूलभूत अधिकार हैं, जिनका मूल विचार है कि किसी भी मनुष्य के साथ किसी भी तरह की ज्यादती ना हो और कम से कम उसकी इंसानी गरिमा का ध्यान रखा जाए। यही उम्मीद इस केस में भी की जा रही है। आशा है कि इसका पालन होगा। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, गैर भाजपा सरकारों वाले 6 राज्यों के प्रतिनिधि 6 फरवरी को दिल्ली में जुटे और यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए ड्राफ्ट का विरोध किया। इन राज्यों में शामिल है कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु। ड्राफ्ट वापसी की मांग करते हुए कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा, यह पहली बार है कि सभी समान विचारधारा वाले राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए एकत्र हुए हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। राहुल ने कहा कि भाजपा देश भर में RSS का एजेंडा चलाना चाहती है और ये लोग एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। वहीं अखिलेश ने कहा कि RSS और भाजपा राज्य सरकारों की ताकत छीनना चाहते हैं। I've been saying now for some time that the aim of the RSS is the eradication of all other histories, all other cultures, all other traditions in this country. That is their starting point, and that is what they want to achieve. They attack the Constitution because they want to impose one idea, which is their idea, one history, one tradition, one language on this country. मुझे लगता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये कहीं न कहीं उद्योगपतियों के सामने और उद्योगपतियों को यूनिवर्सिटी देने की साजिश चल रही है। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, उनके वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट हों, कैसे उनके हाथ में ताकत चली जाए, उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और अपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। क्या है यूजीसी के नए ड्राफ्ट में जिसका ये पार्टियां विरोध कर रही हैं? पक्ष और विपक्ष के क्या तर्क हैं, संक्षेप में समझते हैं। यूजीसी ने 6 जनवरी को यूनिवर्सिटी कॉलेजों में वाइस चांसलर, टीचर्स और एकेडमिक स्टाफ भर्ती को लेकर ड्राफ्ट रेगुलेशंस जारी किए थे। इसके अनुसार स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति में चांसलर को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यह कदम राज्यों के अधिकार और संघवाद पर हमला है, क्योंकि चांसलर अक्सर राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं। इसी वजह से विपक्षी पार्टियां इस ड्राफ्ट का विरोध कर रही हैं। ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार अब किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर बनने के लिए कैंडिडेट के पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं होगा। फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट्स जो सीनियर लेवल पर काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो VC बन सकते हैं। VC की नियुक्ति के लिए यूनिवर्सिटी चांसलर एक कमेटी का गठन करेंगे जो अंतिम फैसला लेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइंस को भी अनिवार्य रूप से लागू करने के प्रावधानों की भी आलोचना हो रही है। दरअसल नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला भी है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। इसका विपक्ष पहले से ही विरोध करता आया है, क्योंकि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में ये जिक्र है कि स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकते हैं। इसी को विपक्ष RSS का एजेंडा बता रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारत का बच्चा दिल्ली आएगा तो वो हिंदी में कैसे पढ़ेगा। तमिलनाडु सरकार ने इसका सबसे पहले विरोध किया था। इसके पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला में ये कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा करना राज्य सरकारों के लिए बाध्य होगा। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें केवल ये बात है कि 3 भाषाओं में से 2 भाषा भारतीय हों। अगली सुर्खी, धांधली, फर्जी वोटिंग और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। ये कुछ बातें चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा सुनाई देती हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ। 5 फरवरी को यूपी के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। कुल 65.25% वोट पड़े। 2022 में 60.2% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार से करीब 5% कम। सवाल उठे कि उपचुनाव में इतना रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कैसे हो गई। बीजेपी और चुनाव आयोग पर धांधली करने के आरोप लगे। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक ऑडियो क्लिप शेयर की। हाँ सर बताइए।
पार्टी ऑफिस से बोलता हूँ, लखनऊ से। 236 के अधिकारी बोल रहे हैं ना, तौसील भाई साहब? जी 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 टारगेट पूरा हो गया भाई साहब? टारगेट जी जी 48 में थे या 30 में? नहीं, हम 36 में हैं। ओके ओके, थैंक यू भाई साहब। जीवन भर आपका एहसान याद रहेगा। हमेशा है। महाराज जी के सम्मान का मामला है। ठीक है सर। जी जी सर, जी सर। क्लिप शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, ये पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन है जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किए जाएं और इन्हें ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए, फिर उचित कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी। सपा सांसदों ने संसद के बाहर सफेद कपड़ों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया। लिखा, कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग। अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग पर सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, जब जीतते थे तो चुनाव आयोग अद्भुत था, आज वो मर गया। सपा वाले ओछी राजनीति कर रहे हैं। सांसद संबित पात्रा बोले, अखिलेश यादव को इस बात पर संसद में माफी मांगनी चाहिए। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। फिलहाल मिल्कीपुर सीट सपा और बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है। सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी, इसलिए सपा यहां अपनी पैठ बनाए रखना चाहती है, जबकि बीजेपी लोकसभा में फैजाबाद सीट हारने के बाद अपनी हार का बदला लेना चाहती है। आखिरी सुर्खी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बहरेटा सानी गांव के पास एयरफोर्स का 2-सीटर फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हो गया। 6 फरवरी की दोपहर करीब 2:40 पर यह हादसा हुआ। फाइटर प्लेन में 2 पायलट मौजूद थे, लेकिन हादसे से पहले दोनों ने खुद को इजेक्ट कर लिया, यानी सुरक्षित बाहर निकल आए। हादसे के बाद एक पायलट की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो अपने साथियों को फोन पर हादसे की जानकारी देते नजर आ रहे हैं। घटना का पता चलते ही एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची और दोनों पायलटों को ग्वालियर लेकर रवाना हो गई। ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसकी वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। इंडियन एयरफोर्स के ट्वीट के मुताबिक दुर्घटना का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। भारत के पड़ोस में भी खूब हलचल चल रही है, जैसे कि बांग्लादेश में, जहां एक बार फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। ये टॉपिक हमने आज के दुनियादारी में कवर किया है, जरूर देखिए। ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। चांस, इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब से एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।